स्टडी विद स्वप्निल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज हम लोग वायरस से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे फॉर द टीजीटी एंड पीजीटी बायोलॉजी। सिर्फ टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए वायरस एक महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं बनता, जबकि हम लोग ये जो जीएस पोर्शन में साइंस में जब बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं वायरस भी बहुत पूछा जाता है। तो चलिए आज इसके संपूर्ण अध्ययन से हम लोग वायरस के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो जैसा हम देखते हैं साथियों कि वायरस का हिंदी है विषाणु। विषाणु मतलब विष और अणु को जोड़कर, यानी ये अणु हैं यानी बहुत ही छोटे हैं। ठीक, अणु को हम लोग नॉर्मली देख नहीं पाते और ये पैदा क्या करते हैं, विष, यानी कहा जाए कि जीवधारी को एक नकारात्मक प्रभाव पैदा करते हैं जीवधारी में, या एक एंटागोनिस्टिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं ऑर्गेनिज्म में। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो वायरस एक अति सूक्ष्म परजीवी है जो सजीव कोशिका में गुणन करता है। यानी वायरस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विच हैव मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये अलग अलग रहा, तो इसमें क्या है कि हिंदी में देखिए तो लिखा है अति सूक्ष्म परजीवी, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इसे साथियों हम लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक या अति सूक्ष्म परजीवी कहें या अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कहें, इसका अर्थ है कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नॉर्मल माइक्रोस्कोप्स के थ्रू नहीं देखा जा सकता। ठीक, जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देखा जा सकता है, यानी हम लोग इसे नॉर्मल माइक्रोस्कोप्स के द्वारा नहीं देख सकते। ठीक, इसके लिए हमें एक नए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी जो कि एडवांस होगा। ठीक, प्लस क्या है, ये सजीव कोशिका में गुणन करते हैं, यानी इनको इनके डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं एक लाइव सेल या सजीव कोशिका की बेहद जरूरत है। ठीक, इसे हम ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते साथियों, क्योंकि अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो ये कनेक्टिंग लिंक भी है नॉन लिविंग और लिविंग का, तो इसी वजह से हम लोग इसको एक पार्टिकल के रूप में कहते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। पार्टिकल हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है इसको डिफाइन करने के। प्लस वायरस बना किसका है, वायरस बना हुआ है प्रोटीन का और न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड अर्थात न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, न्यूक्लिक अम्ल चाहे वो डीएनए हो या आरएनए, ठीक, इन्हीं में का ये बना हुआ होगा। चलिए आगे देखें कि इनकी संरचना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखी जाती है। ठीक, तो यानी इनको देखने के लिए हमारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, वो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन्हीं के थ्रू हम इनका ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि दे आर कंसीडर एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो हम लोगों ने बात ही की थी कि यह एक संयोजी कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक, या कहा जाए साथियों संयोजी कड़ी। बायोलॉजी में ऐसे बहुत से जीवधारी हैं जो एक फाइलम को दूसरे फाइलम से जोड़ते हुए, एक किंगडम को दूसरे किंगडम से जोड़ते हुए, तो इनको कहा जाता है संयोजी कड़ी, जिनमें कहीं ना कहीं इन दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। तो इनके किसके हैं, संयोजी कड़ी किसके हैं, ये नॉन लिविंग और लिविंग के। ठीक, यानी कहा जाए कि जो निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है। ठीक, चलिए और क्या कहते हैं, एंड कॉज वेरियस डिजीज इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो ये किसी एक सजीव कोशिका के लिए बहुत जरूरी है, प्लस ये परजीवी है, तो ऑब्वियसली है कि परजीवी जो होगा वो चाहे प्लांट या एनिमल कहीं पे भी सरवाइव करेगा तो वहां पे उस जीव को नुकसान पहुंचाएगा, और क्या है वो है बीमारियां, तो बीमारियां पैदा करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल हमारा आजकल है कोविड का। ठीक, कोविड आप देख रहे हैं किस तरीके से पल्मोनरी डिजीज को फैला रहा है। चलिए ठीक, तो इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं तथा ये पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं। प्लस विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप वायरस का अध्ययन करते हैं या विषाणु का अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग वीरोलॉजी। ठीक, तो ये क्या है हमारा वीरोलॉजी। वीरोलॉजी क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी या वीरोलॉजी। ठीक, तो वायरस के अध्ययन के लिए हम लोग वीरोलॉजी कहते हैं। ये लगभग जो तीनों पॉइंट हैं साथियों ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं, इसी वजह से कॉमनली मैंने इसे पॉइंट वाइज इसको ऐड किया। चलिए थोड़ी सी एक डेफिनेशन को भी देख लिया जाए कि किस तरीके से वेरियस साइंटिस्ट ने इन्हें डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू लूरिया, मतलब ये साइंटिस्ट हैं लूरिया, उन्होंने डिफाइन किया है किस तरीके से कि सब माइक्रोस्कोपिक entities capable of being introduced into specific living cells and reproducing inside such cell only। तो ये किस तरीके के हैं, ये सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, यानी नॉर्मल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नहीं, ये उनसे भी छोटे हैं। सब माइक्रोस्कोपिक एंटाइटीज हैं, ठीक, जिनमें ठीक है
एक कैपेबिलिटी होती है, ठीक, लिविंग सेल में इंट्रोड्यूस करने की और वहां पे रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो ये याद रखिएगा कि ये चाहे इनका पूरा जो लाइफ दिखेगा, अगर आपको कहा जाए कि इनकी लाइफ एक्टिविटी या लाइव एक्टिविटी दिखाया जाएगा, वो एक लिविंग सेल में होनी चाहिए। यानी एक सजीव कोशिका इनके लिए बेहद जरूरी है अगर इनके जीवन चक्र को पढ़ना है तो। ठीक, चलिए इसके इतिहास को अगर हम लोग देखें तो अर्नेस्ट मेयर जो थे, उन्होंने टोबैको मोज़ैक डिजीज को डिस्क्राइब किया था। ठीक, यहाँ पे पॉइंट ध्यान देने लायक है साइंटिस्ट का, क्योंकि उन्होंने क्या ढूंढा या किस डिजीज को ढूंढा ये बहुत पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। तो याद रखिए कि टोबैको मोज़ैक डिजीज, या हम लोग टीएमवी वायरस के बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ पे वायरस नहीं इन्होंने कहा है, इन्होंने टोबैको मोज़ैक डिजीज को ढूंढा है या डिस्क्राइब किया है। ठीक, बट कुड नॉट डिस्क्राइब द कॉजल एजेंट, यानी जो कारक था कि वह वायरस है कि बैक्टीरिया है कि अदर कोई पैथोजन है, हेलमिंथ्स है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया था। सिर्फ उन्होंने ये बताया कि टोबैको मोज़ैक डिजीज के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। ठीक, चलिए इसके आगे आते हैं हमारे इवानुस्की। इवानुस्की एक रशियन बॉटनिस्ट हैं। ठीक, 1892 में इन्होंने कारक का पता लगाया कि यह जो है वो बैक्टीरिया नहीं है। दैट मीन्स टोबैको मोज़ैक जो डिजीज है वो बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलाई जा रही और उससे भी ये छोटे हैं। ठीक, अलग ही छोटे तत्व हैं जिन्हें वायरस कहा जा सकता है। ठीक, तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि डिस्कवरर कौन है, तो वो है इवानुस्की, जिन्होंने वायरस की खोज की थी। ठीक, चलिए इसी के साथ हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं बेजरिंग। 1898 में उन्होंने इसको डिफाइन किया था कि कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक, यानी लिविंग फ्लूइड इन्फेक्टेंट। ठीक है, यानी कहा जाए कि ये लिविंग फ्लूइड इन्फेक्टेंट मतलब लिविंग फ्लूइड मतलब ये कहा जाए कि लाइफ सेल में रह के इन्फेक्शन फैलाने वाले इन्फेक्टेंट्स। तो इसी वजह से कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम ये टर्म दिया या पॉइंट दिया, इस तरह से पूछा जाता है, तो बेजरिंग याद रखिएगा। इसी तरीके से डिस्कवरी का अगर कहा जाए तो आप इवानुस्की कहेंगे, और टोबैको मोज़ैक डिजीज को खोजा वो है आपके मेयर। इस तरीके से याद रखना पड़ेगा कि मेयर, इवानुस्की एंड बेजरिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर देखते हैं। एक आता है हमारा बैक्टीरियोफेज। ठीक, बैक्टीरियोफेज एक बहुत क्या कहा जाए तो महत्वपूर्ण पॉइंट है। यानी बैक्टीरियोफेज का अगर एग्जांपल अगर हम पूरा इसको पढ़ें तो हम देखते हैं बैक्टीरियो दैट मीन्स बैक्टीरिया, फेज मतलब फेगस यानी खाने वाला यानी ईटिंग। ठीक, तो यानी बैक्टीरिया खाने वाला यह वायरस है, यानी बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाने वाला यह वायरस है। आप इसको हिंदी में कहते हैं जीवाणुग्राही। इसको टीजीटी 2011 या 13 में ढूंढा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है खोज कौन का किन्होंने किया है, टोआर्ट एंड डी हेरल ने। ये याद रखिएगा कि बैक्टीरियोफेज जीवाणुग्राही की खोज टोआर्ट एंड डी हेरल ने की है। इसी तरीके से क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टोबैको मोज़ैक वायरस, ये यूपीपीसीएस से लेकर इवन पीजीटी नवोदय विद्यालय, इन सभी में बहुत से क्वेश्चंस में बायोलॉजी सेक्शन में बहुत बार पूछा गया है, और नीट का भी एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक, तो यहाँ पे जब पूछा जाए कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टोबैको मोज़ैक वायरस को किसने किया था, तो वो थे WM स्टैनले। यानी हमारे लिए स्टैनले साहब बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने वायरस का क्रिस्टलीकरण ढूंढा था। ये बहुत फायदेमंद हो जाता है जब आप वायरस का क्रिस्टलीकरण कर लेते हैं, आप इसे इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बायोवॉर। बायोवॉर में आप क्या करें, क्रिस्टल्स को कहीं भी छिड़क दीजिए। ठीक, तुरंत ही क्या होगा, वहां पे बीमारियां फैल जाएंगी। ठीक है, जैसे यही कोविड है, क्रिस्टलाइज कर लीजिए, ले जाके कहीं भी छिड़क दीजिए, इस तरह से बायोवॉर हो सकता है। ठीक, तो याद रखिए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टोबैको मोज़ैक ढूंढा था WM स्टैनले ने। देन एक पॉइंट हमारे लिए और भी आता है, जिस तरीके से बैक्टीरियोफेज है उसी तरीके से साइनोफेजेस भी आता है। साइनोस जब कभी भी वर्ड आता है तो वो आता है डीप ब्लू कलर के लिए, बट यहाँ पे साइनोफेजेस जब हम लोग बोलेंगे तो साइनोस मतलब यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल को खाने वाले वायरस। ठीक, जिस तरीके से बैक्टीरियोफेज थे उसी तरीके से साइनोफेज है। तो साइनोफेज क्या है, नील हरित शैवाल को एक तरीके से ग्रसित करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं या उनको खाते हैं। ठीक, तो एक तरह से ग्राही करने वाले नील हरित शैवाल ग्राही जो हैं वो हैं साइनोफेजेस। ढूंढा किसने था, ये खोजकर्ता कौन है, सैफरमैन एंड मोरिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कॉमनली आए हुए हैं, उन्हीं को मैंने पॉइंट उठाया साथियों। देन अब अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा वायरस है वो आउटसाइड द लिविंग सेल यानी किसी एक सजीव कोशिका के बाहर कैसा रहता है,
और किसी एक सजीव कोशिका के अंदर कैसा है। तो जब कभी भी हम लोग एक सजीव कोशिका की बात करते हैं, ठीक, और उसके आउटर मोस्ट इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो आउटर मोस्ट इन्वायरमेंट में अगर कोई भी वायरस पड़ा हुआ है तो वह आपको मेटाबॉलिकली इनर्ट नजर आएगा। ठीक, मेटाबॉलिकली इनर्ट रहेगा, मतलब इनमें कोई भी उपापचय क्रियाएं नहीं होंगी। उपापचय क्रियाओं में जैसे बहुत से एक साधारण सा उदाहरण है डाइजेशन, नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से उपापचय क्रियाएं नहीं आपको दिखेंगी। तो ऑब्वियसली किसी भी जीवधारी के लिए अगर आपको डिफाइन करना है कि कोई जीवधारी सजीव है या नहीं है, निर्जीव, इस तरीके सजीव और निर्जीव के बीच के बारे में आपको अंतर बताना है, तो बेहद इंपॉर्टेंट आ जाता है मेटाबॉलिज्म, यानी उपापचय क्रियाएं। ये हमेशा एक सजीव जो होगा वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को शो करेगा, निर्जीव नहीं करता। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सजीव और निर्जीव को डिफाइन करने के लिए। तो आउटसाइड सेल द वायरस इज मेटाबॉलिकली इनर्ट, इसको आप लोग कहते हैं विरियन, या हम लोग कहते हैं विरियन। और ढूंढा किसने था, वो थे लॉफ एंडरसन एंड जैकब। तो ये याद रखिएगा कि लॉफ एंडरसन जैकब ये थे विरियन को ढूंढने वाले। ठीक है, तो मेटाबॉलिकली इनर्ट को हम लोग कहते हैं विरियन। ओके, चलिए अब आते हैं कि कुछ और भी खोजे जो हैं हमारे वायरस पे, उनको हम लोग देखें। चलिए, सम इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन वायरोलॉजी, इसमें साइंटिस्ट हैं हमारे और खोजकर्ता हैं। तो जो एडवर्ड जेनर है हमारे, ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट मैं ला रहा हूँ साथियों। एडवर्ड जेनर जो है वो चेचक चिकन पॉक्स के टीके की खोज इन्होंने की थी। डीजे इवानोस्की जो है उन्होंने टोबैको मोजाइक वायरस की खोज की थी, ये आपने जाना ही। एक लुइस पास्चर, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाए, जिन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। और हमारे लोएफर और जो फ्रॉश हैं वो खुरपका एवं मुंहपका विषाणु, ये पहला रोगजनक विषाणु है, इसको इन्होंने ढूंढा था। ठीक है, तो ये खुरपका मुंहपका जानवरों में बहुत होता है, उसको इन्होंने ढूंढा था और ये पहला रोगजनक विषाणु है। हर्शे एंड चेस 1952 में इन्होंने इन्फेक्टिव वायरस, जो पार्ट ऑफ वायरस इज न्यूक्लिक एसिड, यानी जो नुकसान पहुंचाने वाला किसी जीवधारी में, या कहा जाए किसी सजीव कोशिका को नुकसान पहुंचाने वाला वायरस का जो पार्ट है वो है क्या, न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड। डीएनए या आरएनए दोनों एक साथ नहीं होंगे, याद रखिएगा, डीएनए या आरएनए। ठीक, और जे सैल इन्होंने ढूंढा था पोलियो वैक्सीन का। तो कुछ चीजें ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसे याद करना बेहद जरूरी है हमारे लिए। ठीक, कि एडवर्ड जेनर चेचक, डीजे यूनोस की टोबैको मोज़ेक वायरस की खोज की इन्होंने, लुइस पास्चर जो हमारे हैं वो रेबीज के टीके की खोज की है, लुइफर फ्रॉस्ट जो थे वो खुरपका एंड मुंहपका विषाणु को ढूंढा उन्होंने, और हार्से शेस इन्फेक्टिव पार्ट ऑफ वायरस को ढूंढा उन्होंने, जो कि बताया कि वह न्यूक्लिक एसिड है। और जे सैल हमारे पोलियो वैक्सीन को ढूंढे। चलिए, मुख्य लक्षणों पे अगर हम लोग आ जाएं तो वायरस का मुख्य लक्षण क्या है। तो वायरस क्या है, रासायनिक रूप में न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन के बने हुए होते हैं, यानी कहा जाए कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए। विषाणु टोटली ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं तथा इंट्रासेलुलर पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। चलिए, अब यहाँ पे दो वर्ड आता है, टोटल ऑब्लिगेट पैरासाइट, या टोटल अगर हम हटा दें तो भी हमारे लिए क्या है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। ठीक, और इंट्रासेलुलर एक्टिविटी दिखाते हैं, यानी इंट्रासेलुलर इनका डेवलपमेंट होता है। तो इंट्रासेलुलर मतलब अंतः कोशिका, किसी कोशिका के अंदर, अंदर कोशिका के बाहर नहीं, प्लस ऑब्लिगेट। पैरासाइट के बारे में हम लोग जान ले साथियों, पैरासाइट जो है वो टू टाइप्स का है, एक है आपका फैकल्टेटिव और दूसरा है ऑब्लिगेट। ठीक, तो फैकल्टेटिव जो है वो फैकल्टी के हिसाब से अगर हम देखें, फैकल्टी मतलब संकाय, यानी इन्हें अगर वह विभाग मिलता है तो ठीक है, वरना ये ऐसे ही नॉर्मली कोई समस्या इनको नहीं। बट हम लोग जब ऑब्लिगेट कहते हैं तो इनको हम लोग कहते हैं ट्रू पैरासाइट। ठीक, ट्रू पैरासाइट मतलब इनका जो जीवन काल है, खासकर रिप्रोडक्शन फेज, इनका जो है वो पैरासिटिक एक्टिविटी में ही नजर आएगा, यानी जब तक इन्हें कोई होस्ट नहीं मिलता तब तक ये उन पे रह के उन्हें नुकसान पहुंचा के पूरा जो जीवन चक्र है अपना, वो पूरा का पूरा एक किसी होस्ट पे ही रहेंगे। इसी वजह से इनको कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट या ट्रूली पैरासाइट। फैकल्टेटिव में ये अगर मिले तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। बट याद रखिए कि टोबैको मोज़ेक वायरस, या कहा जाए सॉरी वायरस, वायरस जो है वो बाहर एक उपापचय क्रिया को नहीं शो करता, यानी इनर्ट है, तो फैकल्टेटिव तो इनके लिए नहीं हो सकता, बैक्टीरियाज के लिए होता है, या फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट।
बट यहाँ पे इन्हें हम लोग कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब इन्हें सजीव कोशिका मिलना है, मिलने के बाद उसे नुकसान पहुंचाना ही पहुंचाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो हमारा है पॉइंट कि विषाणु केवल विशेष सजीव पोषण सेल के भीतर एक्टिव होते हैं तथा सेल के बाहरी निर्जीव की तरह होते हैं, जिन्हें हम विरियॉन्स कहते हैं। ठीक, तो यानी हम लोगों ने जाना ही जाना कि सजीव कोशिका की बहुत बेहद जरूरत है। नुकसान पहुंचाने वाला वो न्यूक्लिक एसिड पार्ट है, और बाहर ये किसकी तरीके से रहते हैं, निर्जीव की तरीके से या पार्टिकल के तरीके से, जिसको हम लोग विरियॉन्स कहते हैं। ठीक, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए या आरएनए हो सकते हैं, और इसे हम आर्टिफिशियल मीडियम में कल्चर नहीं कर सकते। कल्चर की बात अगर हम कहें साथियों, तो कल्चर मतलब एक मीडियम क्रिएट करना। जैसे अगार अगार एक आपने सुना होगा, जिसमें ब्लड अगार, सोया अगार, चॉकलेट अगार, इस तरीके से बहुत से अगार मीडियम्स होते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कल्चर कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। परंतु जो वायरस है वो आर्टिफिशियल मीडियम में नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमेशा के इसको जरूरत होती है एक सजीव कोशिका की। ठीक, तो यानी आप सजीव कोशिका में ही इसे पैदा कर सकते हैं, ना कि एक आर्टिफिशियल मीडियम, कुछ खाने पीने का मीडियम लिया और उसमें उसको बढ़ा दिया। ठीक है, तो याद रखिए कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, और कैन नॉट बी कल्चर इनटू आर्टिफिशियल मीडियम। डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड, आरएनए हमारा सिंगल स्टैंडर्ड या इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड आरएनए का रहता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, साथियों यहाँ कुछ जो पॉइंट है वो बेसिकली कुछ कॉमन टर्म्स हैं, जहाँ पे हमने ये जाना कि वायरस जो है वो, उसका डेफिनेशन क्या है, किस तरीके की वो एक तरीके संयोजी कड़ी है, कैसे देखा जा सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा। ठीक, और अध्ययन का प्लस इनके कुछ खोजकर्ताओं के बारे में जाना। नेक्स्ट जो हमारा इसी का पार्ट होगा, उसमें स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उसके फर्दर स्ट्रक्चर्स को और एक्टिविटीज को पढ़ेंगे, जिसमें कि खासकर रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस बेहद जरूरी है, जिसमें लाइसोजेनिक और लिटिक साइकिल जो देखा जाता है वो। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, साथियों को जरूर शेयर करिए, इससे हमारी भी बहुत मदद मिलती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।